अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मौजूद है। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। अच्छा गाइज, आज जो मैं आपको स्टोरी शेयर करने वाला हूँ ये थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरीज़ हैं और साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि स्क्रीन पे आपको दिखा भी सकूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कराची की एक ऐसी हवेली की जो यहाँ पे कहा जाता है कि पिछले 400 साढ़े 400 साल से मौजूद है। और ये जो हवेली है इसकी एक बहुत ही रिच हिस्ट्री है और इसके बारे में मुख्तलिफ बातें मशहूर हैं। अगर आप कराची में रहा करते हैं या कराची से नावाकिफ़ हैं तो कराची में एक बहुत मशहूर जगह है मलीर। मलीर से जब आप आगे जाते हैं तो बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो मौजूद हैं और मलीर के अंदर ही एक सोसाइटी मौजूद है। ये उधर की ही एक हवेली है और इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स, बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं वो मशहूर हैं। तो मैंने सोचा कि एक हवेली की जो वीडियो मेरे पास है वो मैं आपसे शेयर कर दूं और साथ साथ इसकी जो स्टोरीज़ हैं वो भी आपसे शेयर करूं। अच्छा, आम तौर पे जो हवेलियाँ हुआ करती हैं उनके बारे में 3-4 बातें बड़ी कॉमन होती हैं। कहा जाता है कि जब अंग्रेज़ों का दौर था तो ये अंग्रेज़ों के ज़ेर इस्तेमाल थी या मुग़ल्स के ज़ेर इस्तेमाल थी। उसके बाद जब पार्टीशन का टाइम आया तो ज़ाहिर सी बात है जो कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान आए और कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया गए तो वो अपनी जो भी हवेलियाँ वगैरह थी उनको छोड़ के गए थे। इसी तरह की यही एक हवेली है जिसकी मैं आपको वीडियो अभी दिखा रहा हूँ और इसके बारे में ये कहा जाता है कि बेसिकली ये गए वक्तों में राजकुमारों या बादशाहों के इस्तेमाल में रही थी। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो हवेली है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं इस इलाके का या इस सोसाइटी का या इस जगह का नाम मेंशन नहीं करूँगा। उसकी कुछ वजूहात हैं क्योंकि जिन साहब ने मुझे ये वीडियो बनाने की इजाज़त दी है उन्होंने मुझसे वादा किया है कि मैं इस इलाके का या सोसाइटी का नाम नहीं लूँगा। खैर, जो लोग कराची में रहा करते हैं हो सकता है उनको इस बारे में पता हो कि कराची के मलीर के इलाके में यह हवेली मौजूद है। अच्छा, ये जो हवेली है इसके हवाले से मैंने काफ़ी सारे लोगों से उनकी राय ली जो यहाँ पे रहा करते हैं या पिछले कुछ सालों से यहाँ मुकीम हैं या इस हवेली को देखते चले आ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन मिली वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि ये जो हवेली है ये सालों से बंद है। इसके चारों तरफ ताले लगे हुए हैं। इसके अंदर किसी के जाने की या आने की इजाज़त मौजूद नहीं है और इसकी ये शर्त रखी गई है कि जो भी इसकी सिक्योरिटी का काम अंजाम देता है उसको कहा जाता है कि आपने बाहर चारपाई डाल के या कुर्सी डाल के बैठ जाना है और ना अंदर जाना है ना अंदर के हिस्से को खोलना है। अव्वल तो उसके पास चाबी ही मौजूद नहीं होती और अगर वो कभी जाना भी चाहे कि वो हवेली के अंदर जाए, अंदर के हिस्से का विज़िट करे, कमरों को देखे, अंडरग्राउंड देखे, छत पे जाए, तो उसके लिए मुमकिन नहीं है। तो ये जो कुछ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको चारों तरफ से बंद किया गया है और देख के ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये जो हवेली है ज़रा से भी अगर ज़लज़ले के झटके आए या इस तरह का कोई सिलसिला हुआ अल्लाह ना करे तो ये किसी भी वक्त गिर जाएगी। अच्छा, यहीं के लोगों से जो सबसे पहली स्टोरी मुझे पता चली वो ये कहा जाता है कि गए वक्तों में जब ये हवेली बहुत बड़े बादशाहों या राजकुमारों के इस्तेमाल में थी तो कुछ इख्तलाफात राजकुमारी और राजकुमार के दरमियान हो गए थे और वो इख्तलाफात इस कदर बढ़ते चले गए थे कि आखिर में वो जो राजकुमार था उसने वो जो राजकुमारी थी उसको इस हवेली के अंदर बंद कर दिया था और उसको चारों तरफ से लॉक कर दिया गया था। वो जो राजकुमारी थी उसने काफ़ी कोशिश की कि वो यहाँ से बाहर निकल सके या किसी भी तरह आउट हो सके, लेकिन क्योंकि चारों तरफ से लॉक लगा हुआ था और जो दरबान वगैरह थे वो मौजूद थे, उनको कहा गया था ये किसी भी कीमत पे बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और इसी तरह वो बेचारी अंदर से चीखों पुकार करती रही और चीख चीख के रो रो के बिला आखिर एक दिन ऐसा आया कि उसकी डेथ हो गई। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जब उसकी डेथ हो गई थी उसके बाद से ही यह हवेली बंद है और इसको जब से यानी इतने सालों से यानी सैकड़ों सालों से ना खोला गया, ना देखा गया, ना यहाँ पे किसी को आने की इजाज़त दी गई। अच्छा, इसके साथ साथ एक साहब यहाँ पे मौजूद थे तो मैंने उनसे पूछा कि आप कब से यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मैं पिछले 5 से 6 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ और मैंने अक्सर औकात यहाँ पे मुख्तलिफ प्रेजेंस जो हैं वो महसूस किए हैं। अक्सर ऐसा लगता है कि ये जो हवेली है इसकी छत पे कोई मौजूद है, इसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, एकदम से वो नज़र आता है और देखते ही देखते गायब हो जाता है।
जब हम उस पर गौर करते हैं तो वो जो वजूद होता है वो बेसिकली एक औरत का, एक लड़की का वजूद है जो वहाँ से झांक रही होती है। इसी तरह एक और साहब थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि ये जो हवेली है, इसका जो बैक साइड वाला हिस्सा है वहाँ पे ऊपर खिड़कियाँ वगैरह मौजूद हैं, और ये जो सेकंड वाली खिड़की है, अक्सर ये बताते हैं कि रात के 1 या 2 बजे या 2 बजे के बाद उनको ऐसा लगता है कि वो जो खिड़की है वहाँ से कोई झांक रहा है, और जो झांक रहा है वो बहुत तैयार हुआ है, उसने ज्वेलरी वेयर की हुई है, वो बेसिकली एक हसीन व जमील औरत है या लड़की है, और जो भी वहाँ से गुज़र रहा होता है वो उसको देखती है, उसको पुकारने की कोशिश करती है, उसको आहो बका करती है कि किसी भी तरह कोई उसको वहाँ से निकाल सके। और जब लोग उसको गौर से देखना शुरू करते हैं या उस पर गौर करते हैं तो देखते ही देखते वो जो लड़की होती है वो गायब हो जाती है। अच्छा, इस हवेली की जो सबसे अहम स्टोरी मुझे लगी, जो तीसरी स्टोरी है, जो मैंने काफ़ी सारे लोगों से कंफर्म की, तो उन लोगों ने कहा है कि ये जो हवेली है, इस हवेली के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो नीचे की तरफ स्टेयर्स जाती हैं, यानी कि इस हवेली में बेसमेंट मौजूद है। और वो जो बेसमेंट है, उस बेसमेंट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे बाकायदा एक फांसी गार्ड मौजूद है। तो गए वक्तों में जब यहाँ पे राजकुमार या बादशाह या शहंशाह रहा करते थे, तो जो भी उनके फॉलोअर्स थे वो उनके कानून के मुताबिक चला करते थे, और अगर कोई भी उनके कानून के ख़िलाफ़ जाता था या उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम करता था तो ये जो फांसी गार्ड मौजूद था, यहाँ पे उसको फांसी दी जाती थी, सज़ा दी जाती थी। और ये जो बेसमेंट है, यहाँ पे आज भी वो फांसी गार्ड या सज़ा देने की जगह मौजूद है। इसी से मुताल्लिक मेरी एक साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि एक दफ़ा रात के 2:30 या 3 बजे का टाइम था, इनके घर में कोई प्रोग्राम चल रहा था। नॉर्मली आपको पता है कि जैसे प्रोग्राम हुआ करते हैं तो उसमें डिले हो जाता है, बहुत सारी बातें होती हैं क्योंकि गेस्ट वगैरह मौजूद होते हैं। तो वैसे ही इनका जो प्रोग्राम चल रहा था तो ख़त्म होने में देर हो गई। अब इनके साथ जो इनके कज़न थे उन्होंने इनके घर में रुकना बेहतर समझा। एक तो वजह ये थी कि लेट नाइट हो चुकी थी, दूसरा फिर ये जो कज़न थे ये आपस में इस कदर क्लोज थे, ये चाहते थे कि एक साथ टाइम स्पेंड करें, एक साथ घूमें फिरें रहें, और ये जो मौका था ये दावत का मौका था। और ऐसे ही हुआ कि इनकी कज़न वहाँ पे रुक गए। अब ये बताते हैं कि जो मेरा कज़न था उसको आदत थी कि रात में वो स्मोकिंग किया करता था, और ऐसे ही हुआ कि आदत से मजबूर था, घर वालों के सामने स्मोकिंग नहीं कर सकता था, तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की और मुझे कहा कि चले बाहर चलते हैं। और हम लोग जो है वो टहलते टहलते बहुत आगे तक आ गए, और जब हम यहाँ पे आए यानी इस हवेली के करीब पहुँचे तो मेरे कज़न ने मुझे कहा कि क्या तुम्हें यहाँ पे किसी भी किस्म की आवाज़ें महसूस हो रही हैं। अब जब मैंने उसकी ये बात सुनी तो जाहिर सी बात है मुझे तो यकीन नहीं आया। मैंने कहा नहीं, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। अब हम कुछ देर मज़ीद आगे चले थे कि मेरे कज़न ने दोबारा कहा कि तुमने किसी औरत की चीखने की आवाज़ सुनी। मैंने कहा नहीं, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। अब वो कहने लगा यार ऐसा कैसे हो सकता है कि जो भी आवाज़ें हैं वो मुझे आ रही हैं, तुम्हें नहीं आ रही। खैर अभी हम मज़ीद आगे चले ही थे कि अब मुझे बाकायदा एक औरत की चीखने की आवाज़ सुनाई दी, और जब मुझे औरत की चीखने की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने अल्टीमेटली ये जो हवेली थी उस तरफ देखना बेहतर समझा। और जैसे ही मैंने उस तरफ देखा तो मैंने ये देखा कि वो जो हवेली की छत है वहाँ पे बाकायदा एक औरत है जो वाइट कलर के कपड़े में तैयार होके सजी सवरी खड़ी हुई है, और उसने बहुत सारी ज्वेलरी वियर की हुई है, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसके जो दांत हैं यानी जो 2 नोकीले दांत होते हैं वो बहुत बड़े बड़े से दांत हैं, और उसके होंठों से नीचे तक आ रहे हैं। आम तौर पे किसी औरत के या किसी लड़की के इतने लंबे या इतने नोकीले दांत नहीं हो सकते। जब हमने ये मंज़र देखा तो हमने इसी में आफियत जानी कि हम जल्दी से वहाँ से निकल जाएं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे वैसे वैसे हम लोग आयतुल कुर्सी पढ़ रहे थे, क्योंकि जो मंज़र हम देख चुके थे वो किसी भी तरह एक्सेप्टेबल नहीं था या उस पर यकीन करना आसान नहीं था। खैर ये बताते हैं जैसे जैसे हमने आगे बढ़ना शुरू किया वैसे वैसे हमें महसूस होने लगा कि ये जो आवाज़ें हैं ये मुसलसल बढ़ती चली आ रही हैं। अब पहले जो आ रही थी आवाज़ वो एक औरत की चीखने की आ रही थी, और अब महसूस हो रहा था जैसे 5-6 लोग हैं जो एक साथ चीख रहे हैं। उनमें बच्चों की आवाज़ें भी थीं, बड़ों की आवाज़ें भी थीं, और ख़ास तौर पे उसमें एक औरत की आवाज़ आ रही थी, और उसकी आवाज़ सुन के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत बुरी तरह रो रही है। खैर हमने तेज़ तेज़ वहाँ से गुजरने में आफियत जानी, और तेज़ी तेज़ी से हम बढ़ते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए अपने घर पहुँचे। अब जब हम अपने घर पहुँचे तो एज़ यूजुअली जैसे हुआ करता है, ये साहब बताते हैं कि इनको शदीद बुखार चढ़ चुका था। इनके जो फादर थे वो अगले दिन मस्जिद के इमाम साहब के पास इनको लेके गए, इन पे दम दुरूद कराया, तब जाके इनकी हालत जो है वो बेहतर हुई।
अच्छा गाइस, आज का जो दूसरा टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ, बेसिकली ये जो टॉपिक है ये कराची की एक बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है। ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची कहा जाता है। ये उधर का टॉपिक है। मुझे एक दोस्त ने, हमारे एक साथी ने कराची यूनिवर्सिटी की दिन की वीडियो भेजी थी और कुछ स्टोरीज शेयर की थी। तो मैंने सोचा कि वो जो वीडियो उन्होंने भेजी है वो आपको दिखा देता हूँ और साथ साथ इसी दौरानिए में जो कराची यूनिवर्सिटी की स्टोरीज़ हैं वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ। अच्छा, जिन साहब ने स्टोरी भेजी है ये बताते हैं कि मैं बेसिकली जामिया कराची का तालिब इल्म था और मैंने अपना जो मास्टर्स था वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से किया था। ये बताते हैं कि नॉर्मली जो कराची यूनिवर्सिटी की क्लासेस वगैरह होती हैं वो इवनिंग डिपार्टमेंट की भी समझ लें कि 5, 6, 7, 8 बजे तक ख़त्म हो जाती हैं और हद से हद 9 बजे तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन जा चुके होते हैं और थोड़े बहुत स्टूडेंट जो होते हैं उनको कोई अगर काम हो तो वो रुके हुए होते हैं। तो इसी तरह ये बताते हैं कि एक सेमिनार था और जाहिर सी बात है इवेंट मैनेज हो रहा था और हम लोग उसमें आगे आगे थे, हमें पार्टिसिपेट करना था। तो हम लोग उसी की तैयारियों में लगे हुए थे और हम लोग काम करते करते हमें पता ही नहीं चला कि रात के तकरीबन 9, साढ़े 9 बज गए। अब ये बताते हैं कि मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर ही मौजूद था और मेरे साथ 3-4 लड़के थे और तकरीबन समझ लें कि 2 लड़कियां इनके साथ मौजूद थीं। अब ये बताते हैं क्योंकि मेरी शुरू से आदत थी कि मैं बाइक पे आया करता था, लेकिन इत्तेफाक है ये जो दिन था इस दिन मेरे पास मेरी बाइक मौजूद नहीं थी और मैं जिसके साथ आया था वो मुझसे पहले ही जा चुका था। यानी कि वापसी के लिए मुझे अपना कोई ना कोई इंतज़ाम करना था। तो मैं ऐसी परेशानी में था और मैं यही सोच रहा था कि जब मैं वापस निकलूँगा तो किसी से मस्कन तक या जो मेन गेट है कराची यूनिवर्सिटी का वहाँ तक की लिफ्ट मांग लूँगा, वहाँ से फिर रिक्शा या बस वगैरह करके मैं अपने घर चले आऊँगा। खैर, ये बताते हैं कि सेमिनार की तैयारी करते करते हमें तकरीबन रात के 10:30 बज चुके थे और 10:30 बजे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग कराची यूनिवर्सिटी से वाकिफ़ हैं, कराची यूनिवर्सिटी में जो ख़ास तौर पे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है या उससे आगे का हिस्सा है वो बिल्कुल सुनसान और वीरान होता है और वहाँ पे आमतौर पे दिन में भी इतने लोग नहीं होते। खैर, ये बताते हैं कि हमारे साथ जो लड़के मौजूद थे उनमें से एक लड़के से मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे ज़रा मस्कन तक या कराची यूनिवर्सिटी के मेन गेट तक उतार देना। तो उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मस्कन की तरफ जा रहा हूँ, आपको मस्कन पे उतार दूँगा। और ऐसे ही हुआ कि मैं उसके साथ बाइक पे बैठा और हम लोगों ने बाइक स्टार्ट की। अब ये बताते हैं कि बाइक स्टार्ट करके हम थोड़ा सा ही आगे गए थे, यानी कि जो पॉइंट्स वगैरह जहाँ पे खड़े होते हैं वहाँ ही पहुँचे थे। तो एकदम से जो दोस्त था उसकी बाइक ने झटके लेना शुरू किए और देखते ही देखते उसकी जो बाइक थी वो बंद हो गई। अब बड़ा हमें ताज्जुब हुआ क्योंकि ये लड़का बता रहा था कि भाई इसकी बाइक तो नई बाइक है, इसमें पेट्रोल भी मौजूद है, ऑयल भी मौजूद है, कोई मसला ही नहीं है। वो ख़ुद परेशान था कि बाइक बंद कैसे हो सकती है। खैर, नॉर्मली जैसे आपको पता है कि लड़के हुआ करते हैं, उठते हैं, फिर वो बाइक वगैरह चेक करते हैं, अपने हिसाब से कोशिश करते हैं किसी तरह स्टार्ट हो जाए। वैसे ही ये दोनों लड़के भी उतर गए और कोशिश करने लगे कि किसी तरह बाइक स्टार्ट हो सके। ये बताते हैं कि हम लोग 5 से 10 मिनट तक कोशिश करते रहे, बाइक थी कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मैंने सोचा कि यार ऐसा करते हैं कि पैदल पैदल मस्कन की तरफ चलना शुरू करते हैं और जाहिर सी बात है ये 25-30 मिनट का रास्ता है, हम दोनों एक साथ हैं तो घबराने की भी कोई बात नहीं है, ये सफ़र कट जाएगा इंशाल्लाह। फिर बाहर जो मैकेनिक बैठे होते हैं उनको दिखा देंगे। अब ये बताते हैं कि जैसे ही हम पॉइंट्स जहाँ खड़े होते हैं उससे आगे निकले, यानी कि 5 मिनट की मुसाफत तय की थी, तो हमने देखा कि हमारे लेफ़्ट साइड पे आगे की तरफ एक लड़की है जो चल रही है और उसने बाकायदा बहुत ज़्यादा तैयारी की हुई है, बहुत लंबी लंबी हील्स पहनी हुई है, इवन कि उसने इतना तेज़ परफ्यूम लगाया हुआ है कि हमें पीछे तक उसकी खुशबू आ रही है। अच्छा, वो जो लड़की थी, नॉर्मली जैसे कराची यूनिवर्सिटी में लड़कियां हुआ करती हैं, वो बेचारी स्कार्फ में होती हैं या उन्होंने जीन्स भी पहनी होती है तो उसके ऊपर बुर्का पहना हुआ होता है। ये जो लड़की थी बड़े वेस्टर्न अंदाज में घूम रही थी और इसके बाल भी खुले हुए थे और हमारी समझ नहीं आ रहा था कि इतना ज़्यादा इतनी रात में तैयार होके ये कहाँ जा रही है। खैर, बहरहाल हम उसके पीछे पीछे चलते रहे। अब ये बताते हैं कि मेरा जो दोस्त था वो मुझे कहने लगा कि भाई ये बेचारी लड़की अकेली जा रही है, इतना सुनसान वीरान रास्ता है और यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं, तो हम इसको बोल देते हैं कि अगर आप बुरा ना माने हम लोग तीनों साथ चलते हैं, क्योंकि आप भी मस्कन की तरफ जा रही हैं, हमें भी मस्कन की तरफ जाना है। अब ये जो दोस्त था मेरा, इसकी बात बड़ी मुझे माकूल लगी क्योंकि जाहिर सी बात है हम कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, वो भी कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो अखलाकी तौर पे भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ये वहाँ तक अगर जा रही है तो हम इसके साथ चले जाएं, क्योंकि ये भी किसी की माँ बेटी होगी,
ये सोच के हमने उससे कहा कि एक्सक्यूज़ मी, अगर आप आगे जा रही हैं मस्कन की तरफ तो हम आपके साथ चलते हैं। अब ये बताते हैं कि जब इन्होंने ऐसे कहा तो वो जो लड़की थी उसने पलट के देखा। अब ये बताते हैं जैसे ही उसने पलट के देखा तो हम हैरान रह गए, हमारी समझ ही नहीं आया कि हमारे साथ क्या हुआ है। क्योंकि जैसे ही उसने पलट के देखा है, वो देखने में तो बड़ी हसीन व जमील थी, बहुत गोरा चिट्टा रंग था उसका, लेकिन जो उसकी आंखें थीं, उसकी आंखों के अंदर जो आई बॉल्स होती हैं वो मौजूद नहीं थीं, यानी कि 2 सुराख थे आंखों की जगह पे। अब जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि शायद मुझे अंधेरे की वजह से ऐसा नज़र आ रहा है, तो मैंने फ़ौरन से अपने साथ जो लड़का था उसको देखा। वो भी मुझे अजीब अजीब फटी फटी निगाहों से देख रहा था, जैसे कि वो भी इस चीज़ को कंफर्म करना चाह रहा हो कि क्या मैंने भी वही देखा है जो उसने देखा है। खैर, ये बताते हैं कि जब हमने एक दूसरे की आंखों में देखा तो हमें अंदाज़ा हो गया कि ये यकीनन कोई लड़की नहीं है, ये कोई और मखलूक है जो हमसे आगे चल रही है। लिहाजा हमने अपनी बाइक वहीं फेंकी, पीछे वापस अपने डिपार्टमेंट की तरफ दौड़ लगा दी और मुसलसल आयतल कुर्सी पढ़ते हुए जैसे तैसे करके हम अपने डिपार्टमेंट पहुँचे। अब जब हम डिपार्टमेंट पहुँचे तो इत्तफाक है कि हमारे साथ जो और लड़के या लड़कियाँ मौजूद थे, उनमें से 2 अफराद वहाँ पे मौजूद थे जो बस निकलने ही वाले थे। खैर, जब हमने उनको जाके सूरत हाल बताई तो वो हमारे साथ वापस आए जहाँ पे हम अपनी बाइक छोड़ के भागे थे। और जब हम वापस आए तो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे बाइक मौजूद थी, लेकिन वो लड़की मौजूद नहीं थी। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, आयतल कुर्सी पढ़ते हुए जैसे तैसे करके मस्कन पहुँचे और अगले दिन आके जो भी हमारे टीचर्स वगैरह थे उनको हमने सारा वाक़या बताया। अब जब हमने सारा का सारा वाक़या अपने टीचर्स को बताया तो उसमें जो हमारे एक टीचर थे जो हमें पढ़ाया करते थे, उन्होंने कहा कि जो वाक़या तुम बता रहे हो, अब से तकरीबन 5 साल पहले इसी तरह का वाक़या मेरे साथ पेश आ चुका है। उन्होंने बताया कि जब वो यहाँ पे स्टूडेंट थे या ज़ेर तालीम थे तो वो भी इसी डिपार्टमेंट में मौजूद थे और वो मॉर्निंग की क्लासेस लिया करते थे। अब ये बताते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि जो ऑफिशियली पिकनिक होती है कराची यूनिवर्सिटी की, वैसे ही एक पिकनिक अरेंज की गई थी और ये उस पिकनिक में चले गए थे। तो नॉर्मली वो जो पिकनिक होती है वो 7-8 बजे तक ख़त्म हो जाती है और वापस जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आके पॉइंट जो है वो छोड़ देते हैं, यानी वहाँ से आपने फिर जिसको जहाँ पे भी जाना है वो चला जाए। तो इनके सर बताते हैं कि वैसे ही हम भी पॉइंट्स के साथ वापस आ गए थे और रात के तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था। हमें जो हमारा डिपार्टमेंट था वहाँ पे उतार दिया गया था। अब इस डिपार्टमेंट से हमें जो है मस्कन चौरंगी की तरफ जाना था और ये जो रास्ता था ये समझ लें कि 25 से 30 मिनट का रास्ता था। उस ज़माने में बताते हैं कि आखिरी डिपार्टमेंट जो था वो कॉमर्स डिपार्टमेंट था और उसके बाद कोई डिपार्टमेंट मौजूद नहीं था। हाँ, लेफ़्ट साइड पे एक हॉस्टल आया करता था जो आज भी मौजूद है। खैर, इनके सर बताते हैं कि जब हम लोगों ने चलना शुरू किया और कॉमर्स डिपार्टमेंट से जैसे ही आगे निकले तो हम लोग राइट साइड पे चल रहे थे। हमने देखा कि लेफ़्ट साइड पे एक औरत है या एक लड़की है जो चल रही है और वैसे ही बड़ा ही तैयार हुई भी है, बड़ी सजी हुई है, संवरी हुई है। और आम तौर पे हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतनी रात में कोई लड़की इतना तैयार होके, बाल खोल के, परफ्यूम लगा के घूमेगी। खैर, वो आगे आगे चल रही थी तो हम लोग आपस में यही बात कर रहे थे उसके बारे में कि यार ये कैसी लड़की है कि इतनी रात में बाल खोल के जा रही है, कितना ख़तरनाक काम कर रही है। उसके साथ साथ आज तो ऑफिशियली पिकनिक थी और जितनी भी लड़कियां पिकनिक पे गई थीं उनमें से कोई भी लड़की इस होलिये में वापस नहीं आई, यानी कि सबका हाल बुरा हुआ था और सब जैसे तैसे करके वापस जा रही थी। अभी हम उसके बारे में बात कर ही रहे थे कि एकदम से चलते चलते वो जो लड़की थी वो रुक गई और ऐसा लगा जैसे वो हमारी बात सुन रही है या उसे हमारी बात बुरी लगी है। खैर, इनके सर बताते हैं कि जैसे ही वो रुकी तो हम लोग नहीं रुके, हम तो चलते रहे और जैसे ही हम उसके बिल्कुल करीब पहुँचे, यानी उसकी और हमारे दरमियान 3-4 कदम का फासला रह गया था, तो एकदम से वो जो लड़की थी वो पलटी और जैसे ही वो पलटी उसने मुझे देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया। अब हम 2-3 लोग थे, उनमें ये लड़की मुझे देख के मुस्कुरा रही थी, तो एक अजीब सा इम्प्रेशन था। खैर, मुस्कुराते मुस्कुराते वो बोली कि क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? तो मैंने कहा नहीं, हम तो किसी और के बारे में बात कर रहे थे। तो कहने लगी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या परेशानी है अगर मैं रात में यहाँ पे घूम रही हूँ? अब जब उसने ऐसे कहा तो जाहिर सी बात है मुझे ऐसा लगा कि शायद उसने हमारी आवाज़ सुन ली है या बातें सुन ली हैं, तो मैं शर्मिंदा होने लगा। अब ये बताते हैं कि जैसे ही मैं शर्मिंदा होने लगा तो एकदम से देखते ही देखते वो जो लड़की थी उसने मुस्कुराना शुरू किया। अब इनके सर बताते हैं कि नॉर्मली अगर आप मुस्कुराते हैं तो आपके जो गाल हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं और थोड़ा सा मुंह खुल जाता है, लेकिन जब वो लड़की मुस्कुरा रही थी तो इतनी स्ट्रेंज बात ये थी कि उसके जितने भी दांत थे वो मुस्कुराने पे सामने नज़र आ रहे थे,
नॉर्मली किसी इंसान के पूरे दांत मुस्कुराने पे नज़र नहीं आ सकते। अब जब हम तीनों ने ये मंज़र देखा तो हमें अंदाज़ा हो गया ये कुछ और चक्कर है। खैर, इनके जो सर थे उन्होंने फ़ौरन से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, और जैसे ही उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो वो जो लड़की थी उसने हंसना शुरू कर दिया। अब ये बताते हैं जितनी ज़ोर ज़ोर से हम आयतुल कुर्सी पढ़ लेते उतनी ज़ोर ज़ोर से वो हंस रही थी, और एकदम से वो जो लड़की थी वो ट्रैक से नीचे उतरी, यानी रोड से नीचे उतरी, और लेफ़्ट और राइट साइड पे उस वक्त सिर्फ पेड़ मौजूद थे। उन पेड़ों के अंदर चलती हुई कहीं गायब हो गई। अब इनके सर बताते हैं कि जब हमने ये मंज़र देखा तो हमने सबसे पहले वहाँ से वापस भागना शुरू किया, और हम भागते भागते आईबीए की तरफ आ गए। खैर, जैसे ही हम आईबीए के करीब पहुँचे तो वहाँ पे गार्ड वगैरह मौजूद थे। उनको आके हमने सारी सूरत हाल बताई। तो जो गार्ड्स थे उन्होंने कहा कि साहब, यहाँ पे बहुत नॉर्मल है, कॉमर्स डिपार्टमेंट से आगे और मस्कन से पहले एक लड़की नॉर्मली नज़र आया करती है, और अक्सर वो लोगों से लिफ्ट भी मांगती है। खैर, बहरहाल इनके जो सर थे उन्होंने ये जब सुना तो वो वहीं पे रुक गए और वेट करने लगे कि पीछे से कोई गाड़ी आए तो उसमें हम लिफ्ट लें और मस्कन तक जाएं। और ऐसे ही हुआ कि थोड़ी देर बाद एक गाड़ी आ गई। उस गाड़ी में बैठ के ये लोग जैसे तैसे मस्कन पहुँचे, और उसके बाद इन्होंने तौबा कर ली कि इतनी रात में ये पैदल सफ़र नहीं करेंगे इस रास्ते पे। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती का मामला फ़रमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।